अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आमिर मुग़ल आपसे मुखातिब हूँ। तो हम पढ़ रहे थे आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, सही है जी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, और उसके बाद फिर कुछ टर्म्स थी जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी, जिसमें एक था बिज़नेस क्या होता है। फिर हमने गुड्स पढ़ी, परचेजेस पढ़ी, और कैश परचेजेस पढ़ी, और क्रेडिट परचेजेस पढ़ी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है परचेजेस रिटर्न्स। ये परचेजेस रिटर्न्स नंबर 6 डेफिनेशन है जी। परचेजेस रिटर्न्स होती क्या है, ये डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। मैं सिर्फ एक समझाने के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपने एक कारोबार शुरू किया, आप उसमें कुछ गुड्स मर्चेंडाइजेस आपने परचेज़ की अपनी मार्केट से उसको सेल करने के लिए, सही है जी। आप मार्केट से चीज़ें लेके घर अपने ऑफिस में आए, अपनी शॉप में आए, आके आपने देखा कि यार ये चीज़ें तो इधर से टूटी हुई हैं, या ये कोई पैकेट है तो ये इसमें लीकेज है, मीन्स कि वो डिफेक्टिव है। जिस हालत में आपने फ्रेश हालत में ख़रीदी थी लेकिन वो हालत नहीं है, उसमें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपने कहा कि नहीं ये तो मुझसे कोई कस्टमर नहीं लेगा। आप उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे, अपने सेलर को आप वापस करेंगे। तो जो ख़रीदी हुई चीज़ें आप अपने सेलर को वापस करते हैं उसको कहते हैं परचेजेज रिटर्न्स। इसका दूसरा नाम रिटर्न्स आउटवर्ड भी है कि आपकी पोजेशन से दूसरे की पोजेशन में चीज़ें जा रही हैं वापस, ड्यू टू डिफेक्ट होने की वजह से वापस जा रही हैं, इसको कहते हैं परचेजेज रिटर्न जी। तो अगला पॉइंट है परचेजेज डिस्काउंट एंड सेल्स डिस्काउंट। ये है जी द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर। ये द कंसेशन गिवन बाय द सप्लायर टू द बायर ऑन परचेजेज ऑफ गुड्स इज नोन एज परचेजेज डिस्काउंट टू द बायर एंड सेल्स डिस्काउंट टू द सेलर। अच्छा जी, अब इसको मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ अपने पैंट शर्ट ख़रीदने, ट्राउज़र शर्ट ख़रीदने, ट्रैक सूट ख़रीदने, आप उधर जाते हैं, जाके आप उससे प्राइस पूछते हैं कि जी ये चीज़ कितने की है, तो वो आपको प्राइस बता देता है कि जी ये 1000 रुपये का पूरा ट्रैक सूट है। तो लेकिन हम इसकी वैरायटी पे 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं, सही है। आजकल हमारा ऑफ सीज़न चल रहा है, तो ये सीज़न चेंज, वो जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होने जा रही हैं, तो हम इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। या कमिंग सीज़न जो अच्छा आ रहा है तो उस लिहाज से डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1000 रुपये की चीज़ अगर 10% डिस्काउंट पे लगाई जाए तो वो बन जाती है 900 रुपये की। और जो आप हालांकि 1000 रुपये की चीज़ 900 रुपये की ले रहे हैं, तो 100 रुपया क्या हुआ, वो आपका डिस्काउंट हुआ, सही है। वो होती है परचेजेज डिस्काउंट। मीन्स के एट द टाइम ऑफ बाइंग सप्लायर ऑफर द बायर टू डिस्काउंट 10% ऑन परचेज ऑफ गुड्स, उसको कहते हैं परचेजेज डिस्काउंट, सही है जी। मैंने अपने बड़े नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल आसान करके समझाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद अलाउंसेस, 8 नंबर पे है अलाउंसेस। कहता है कि समटाइम्स द कस्टमर बायर फाइंड दैट गुड्स परचेज्ड हैव माइनर डिफेक्ट, इन दैट केस द सेलर में एग्री टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ डैमेज और डिफेक्टिव गुड्स टू इंड्यूस द बायर टू कीप द गुड्स। देखें, इसमें ये होता है कि हमने एक पढ़ा था परचेजेस रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि हम चीज़ें वापस कर देते थे। अगर हम कोई चीज़ मार्केट से लेके आए हैं, उसमें डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव निकली है, तो हम जाके उसको कहते हैं कि जनाब ये डिफेक्टिव है, ये सही हालत में नहीं है, आप इसको वापस ले लें। वो वापस ले लेता तो उसको कहते हैं परचेजेस रिटर्न। और अगर वही सीन हो, आप चीज़ लेके मार्केट से आए, आके घर देखें उसमें माइनर सा डिफेक्ट है, तो आप उसके पास दोबारा जाते हैं और जाके कहते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने आपसे ली थी, तो ये इसमें ये नुक्स है, ये फॉल्ट है इसमें,
تو آپ اس کو واپس لے لیں. تو سیلر آپ کو کہتا ہے جناب آپ نے یہ 1000 روپے کی لی تھی, میں آپ کو یہی چیز 800 روپے میں دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے 200 روپے آپ اپنا مجھ سے واپس لیں اور یہ چیز رکھ لیں. صحیح ہے. اس قسم کے جو بینیفٹ ملتا ہے کسٹمر کو اس کو کہتے ہیں پرچیزز الاؤنس. صحیح ہے, الاؤنس اس کو کہا جاتا ہے. اچھا جی, اب نمبر 9 پوائنٹ ہے سیلز. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی چیزیں کاروبار میں خریدی جاتی ہیں ری سیل پرپز کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں پرچیزز. تو جب وہ چیزیں خریدی ہوئی چیزیں جب ہم آگے اپنے کسٹمر کو بیچ دیتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں سیلز. صحیح ہے جی. اور اب کیش سیلز, اب اس کی 2 قسم کی سیلز ہوتی ہیں, ایک کیش سیلز ہے اور ایک کریڈٹ سیلز ہے. اب کیش سیلز کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے چیز بیچی, کسٹمر نے آپ کو موقع پہ پیسے دے دیے, وہ ہوگی کیش سیلز. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ 8 تاریخ کو ابھی دسمبر ہے, 21 دسمبر کو چیز خریدی اور 21 کو ہی پیمنٹ کر دی, تو یہ ہو گیا کیش سیلز. اور اب دوسرا اس کے آگے پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کریڈٹ سیلز. اگر چیزیں کسٹمر آپ سے لے لیتا ہے آج 21 دسمبر کو چیزیں لے لیتا ہے اور کہتا ہے جی میں آپ کو 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. صحیح ہے, وہ چیزیں تو ابھی لے کے جا رہا ہے لیکن آپ کو پیسے نہیں ابھی دے رہا, تو یہ کیا ہو جائیں گی کریڈٹ سیلز. اینی تھنگ سولڈ ٹو کسٹمر فار دی فیوچر پیمنٹ. صحیح ہے, آپ مطلب کہ آپ نے کوئی چیز کسی کسٹمر کو بیچی کہ وہ فیوچر ڈیٹ میں آپ کو پیمنٹ کرے گا, تو وہ کیا ہو جائیں گی کریڈٹ سیلز. تو آگے اب پوائنٹ آ جاتا ہے سیلز ریٹرنز یا ریٹرنز انورڈ. مطلب یہ کہ جب آپ نے اپنے کسٹمر کو کوئی چیز بیچی, یہ بیسیکلی پرچیزز ریٹرن کا بالکل ریورس ہے, الٹ ہے. صحیح ہے جی, یہ بالکل ریورس ہے پرچیزز ریٹرن کا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے چیزیں اس کو بیچی ہیں کسی کسٹمر کو, اس نے گھر جا کے چیک کیا وہ تو ڈیفیکٹیو ہیں, ان سیٹسفیکٹری ہیں یا اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, جو اس نے خوبیاں لکھی ہوئی ہیں پروڈکٹ کی وہ اس کی خوبیاں نہیں ہیں, وہ جا کے چیک کرتا ہے تو وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں نکلتی, تو وہ آ کے آپ کو واپس کر دیتا ہے, تو وہ کیا ہو جائیں گی سیلز ریٹرنز. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب 13 نمبر پوائنٹ ہے کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے تجارتی چھوٹ. صحیح ہے جی. یہ تجارتی چھوٹ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ شاپنگ مالز میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ مارٹس میں جاتے ہیں, جا کے ادھر دیکھتے ہیں جی فلیٹ 10% ڈسکاؤنٹ, فلیٹ 30% ڈسکاؤنٹ, یا آپ نے دیکھا ہوگا اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ, اپ ٹو 70% ڈسکاؤنٹ. یہ ہوتی ہے تجارتی چھوٹ. مینز کہ آپ نے کوئی دکاندار ہے اس نے ایک ورائٹی سائڈ پہ کر دی ہے اپنے مال میں سے, اپنے شاپ میں سے اس نے کر دیا کہ جی یہ میری اسپیسیفک آئٹمز ہیں, ان کی پرائس تو یہ ہے, کسی کی 30,000 کسی کی 3,000 کسی کی 7,000, ڈفرینٹ پرائسز ہیں, لیکن ان سب پہ 30% ڈسکاؤنٹ ہے. صحیح ہے جی. مینس کہ اس کی ریٹیل پرائس مارکیٹ پرائس جو ہے وہ تو ہے جناب 30,000, لیکن میں اس کو ڈسکاؤنٹ پہ بیچ رہا ہوں, تو آپ اس کو 10% ڈسکاؤنٹ پہ لے جائیں, تو وہ کیا آ جائے گی ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. اس کو کہتے ہیں تجارتی چھوٹ. اب نمبر 14 پوائنٹ آ رہا ہے کہ جی ڈیٹرز یا اکاؤنٹس ریسیویبلز. صحیح ہے. یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کسٹمر کو ادھار چیزیں بیچی ہیں, صحیح ہے, چیزیں بیچ دی ہیں, تو پھر جو ڈیٹر, اصل میں ڈیٹر ہوتا کیا ہے کہ ڈیٹر کا شارٹ فارم میں یا اکاؤنٹ ریسیویبل میں عام زبان میں سمجھنے کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں, آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں یا چیزیں ادھار بیچی ہوئی ہیں اور فیوچر ڈیٹ میں وہ آپ کو پیمنٹ کرے گا, تو وہ ہو جائے گا ڈیٹرز. صحیح ہے. اور اب نیچے 15 نمبر پوائنٹ ہے کہ اب آپ نے کسی سے چیزیں ادھار خریدی ہوئی ہیں, صحیح ہے, آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں فیوچر ڈیٹ میں, تو وہ کریڈیٹرز ہو جائیں گے یا اکاؤنٹس پیبلز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پھر آ جاتا ہے پوائنٹ کیپٹل اور آنر ایکویٹی. کہتا ہے اس ٹرم کو سمجھنے کے لیے ہم بزنس اینٹی کو سمجھتے ہیں.
कहता है जी ऑनर इक्विटी कैपिटल और बिजनेस जो है वो सेपरेट हैं, दोनों एक दूसरे से। इक्विटी मीन्स कि वो फंड्स जो कारोबार के मालिक ने अपने कारोबार को शुरू करने के लिए पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे लेके आया, उसको कहते हैं ऑनर इक्विटी या कैपिटल। सही है जी। ये उसने आगे डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं कि जी कैपिटल, ये देखें, ये मैं पढ़ रहा हूँ, कैपिटल इज़ द मनी और मनीज वर्थ बारोड बाई ए बिजनेस यूनिट फ्रॉम इट्स ऑनर और ऑनर्स। मतलब कि सरमाया एक ऐसी रकम है जो कि उसने उधार ली है कारोबार ने, जो कि कारोबार ने उधार लिया है अपने मालिक से या अपने मालकों से, अगर एक से ज़्यादा है तो। सही है जी। और इसके आगे अगर आप देखें तो इसके ऊपर ही एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है दी अमाउंट ऑफ कैश आर गुड्स इन्वेस्टेड बाई दी ऑनर, कि मालिक ने जो पैसे या चीज़ें इन्वेस्ट की हैं इन बिज़नेस कारोबार में, इज़ नोन एज कैपिटल। मतलब कि कारोबार को शुरू करने के लिए मालिक ने जितने पैसे, जितनी चीज़ें उस कारोबार में डाली हैं, वो सारा हो गया कैपिटल। फिर आ जाते हैं जी एसेट्स। एसेट्स क्या चीज़ होती हैं? लो जी, एसेट्स ये देखें, ये मैं पढ़ रहा हूँ, एसेट्स आर दी प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस ऑफ ए बिजनेस बोथ टेंजिबल हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इनटेंजिबल हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब कि ये है कि अगर किसी कारोबार के कब्ज़े में है कुछ प्रॉपर्टी, सही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल गुड्स या इंटेंजिबल गुड्स, जो कि उसने सेल पर्पज़ के लिए ना रखी हो कारोबार ने, सही है जी, उसको क्या कहते हैं? एसेट्स। अब लायबिलिटीज़ ये है कि लायबिलिटीज़ जैसा कि हर एक बंदे को पता है, इसका मतलब है जिम्मेदारी। लायबिलिटीज़ आर द डेट्स आर ऑब्लिगेशंस ऑफ ए बिजनेस। मतलब कि जो आपने बिजनेस ने किसी को पैसे देने हैं या कोई जिम्मेदारी है, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड एक ऐसा है जी कि इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरह के फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, इसको नॉर्मली यूज़ किया जाता है सादा से अल्फाज में। मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी कारोबार के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो तरीक़ाकार हम मदद करता है हमें, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। और इसमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, सही है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती हैं, सही है, चाहे वो क्वार्टर की कर लें या महीने की कर लें या सेमी एनुअली कर लें या एनुअली। जो रिपोर्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज़ करते हुए बनती हैं, सही है, वो एक किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनती हैं, उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा जी, अब आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू ये देखें, उसने पढ़ा है, ये लिखा है, कहता है इट इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बिजनेस टू इट्स कस्टमर्स। मतलब कि आपने जितने की भी चीज़ें एक मखसूस पीरियड में, जितनी वैल्यू की भी चीज़ें आपने बेची हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, एक साल के अंदर, एक पीरियड के अंदर जितना भी आपने रखा हुआ है, वो सारा उस पीरियड का रेवेन्यू हो जाएगा। समझ आ गई है ना जी? मतलब ये कि आपने जितनी चीज़ें सेल की, मतलब कि आपने 50,000 रुपये की चीज़ें ख़रीदी थी, आपने उनको टोटल डिफरेंट कस्टमर्स को सेल कर दिया, उसकी वैल्यू तकरीबन कोई 70,000 होगी, तो आपका रेवेन्यू 70,000 हो जाएगा। आपको समझ आ गई? मतलब कि जितनी वैल्यू की चीज़ें आपने सेल कर दी टोटल, सही है जी। अब इसमें रेवेन्यू की कुछ टर्म्स भी हैं, सही है, टाइप्स भी हैं कि सेल्स टोटल जितनी है वो सारी रेवेन्यू होगी, इंटरेस्ट अर्नड जितना होगा वो सारा रेवेन्यू में आएगा, फीसिस आपने जितनी ली हैं, रेंट आपने जितना रिसीव किया है, कमीशन आपने जितनी रिसीव किया, वो सारे रेवेन्यू में आ जाएंगी। जितनी भी सेल होगी वो सारी रेवेन्यू में, और जितना आपने पैसे कमाए फीस की मद में, रेंट की मद में, इंटरेस्ट की मद में, कमीशन वसूल की, वो सारा रेवेन्यू हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक्सपेंसेस।
कहते हैं एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। कहता है वो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चा। अच्छा जी, अब आ जाता है लास्ट पॉइंट है नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। सही है जी। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन पढ़े, ये बड़ी अहम चीज़ इसमें एंड में बता रहा है। रेवेन्यू में और नेट इनकम में थोड़ा बड़ा मेजर फ़र्क है, लेकिन अक्सर इसको टर्म्स को ना मेन से यूज़ कर लेते हैं, कहते हैं जी मिलते जुलते ही हैं। इसमें बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़ा मैं आपको बड़ी सादा सी अल्फाज में समझा रहा हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं नेट इनकम और नेट प्रॉफिट इज सिंपली द अमाउंट बाय विच द रेवेन्यू फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम एक्सीड्स द एक्सपेंस इनकर टू जनरेट दैम। मतलब ये इसका कहने का मकसद ये है कि नेट इनकम बराबर है जितनी भी रेवेन्यू है उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दें तो वो नेट इनकम नेट प्रॉफिट आ जाता है। सही है। मतलब ये देखें जो कन्फ्यूज हो रहा है, रेवेन्यू वो है जो आपने जितनी सेल की, जितना इंटरेस्ट रिसीव किया, जितनी फीसेस रिसीव की, जितना रेंट रिसीव किया, जितनी कमीशन रिसीव की, वो तो होगी रेवेन्यू। अब उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने खर्चे हुए हैं उस सब को रेवेन्यू में से माइनस कर दो तो बाकी जो अमाउंट आएगी आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने बड़ी सादा ज़ुबान में समझाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी। और अगर किसी को कोई मसला है, कोई समझ नहीं, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर नीचे वीडियो में दिया हुआ है, नीचे लिंक में भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह जो ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। सही है। तो आज बच्चों हमने जो पढ़ लिया है आज तक की हमने पहले चैप्टर की जितनी अकाउंटिंग की टर्म्स यूज़ होनी है उन सब की डेफिनेशंस, उनका गो थ्रू हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनको देखते हुए आगे मज़ीद पढ़ेंगे। तो अगर किसी को, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे इस वीडियो के लिंक में मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या इसी पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो एंड पे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी जो अच्छी वीडियो मज़ीद बनेगी तो वो आपको मिलती जाएगी और आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। जो ही कोई नया लेक्चर बनेगा आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल की टू सक्सेस को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें। आपका फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आप तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।